आज की क्लास 7th का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एसएसटी का एक पार्ट है ज्योग्राफी। वी ऑल नो डेफिनेशन की जहाँ तक बात है, इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट ऑल दैट सराउंड अस इज अवर इन्वायरमेंट। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं तो वो इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, अब वो हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम है। ये एनवायरनमेंट इज ए बेसिक सपोर्ट सिस्टम फॉर अस। तो ये हमें ब्रीथ करने के लिए एयर देता है, ड्रिंक करने के लिए वाटर देता है, खाने के लिए जो क्रॉप्स होती हैं लैंड के ऊपर होती हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जो है इन्वायरमेंट से ही आती हैं, हमारे आसपास की जो चीज़ें। अब ह्यूमन बींग्स जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है ना। कैसे? फॉर एग्जांपल घर बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, या कार से उसका धुआं निकला तो इन्वायरमेंट चेंज हुआ, मतलब गैस को पोल्यूट किया। तो या फिर वह मान लीजिए कोई मिल्स बना रहा है, फैक्ट्रीज बना रहा है ना। तो क्या कर रहा है? एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है, नेगेटिवली या पॉजिटिवली दोनों तरीके से उस पर असर कर रहा है। तो खासकर नेगेटिव असर ज़्यादा है एनवायरनमेंट पर ह्यूमन के इंटरेक्शन का। ठीक है, वो अपनी ज़रूरतों को बदल रहा है। पहले जो है जब हम जंगलों में रहते तो हमारी सिर्फ बेसिक ज़रूरतें थी, लेकिन अब जैसे जैसे हम सभ्य होते जा रहे हैं तो हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं और हम उसके लिए इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा। अब एनवायरनमेंट के कंपोनेंट मतलब उसको बनाने वाले, है ना, जो होते हैं फैक्टर्स, जो बनाने वाली उसकी चीज़ें, तो कंपोनेंट्स कहलाते हैं एनवायरनमेंट के। तो एनवायरनमेंट्स के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, और तीसरा ह्यूमन इटसेल्फ एनवायरनमेंट। तो ये दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, अब अगर जगह है ना, लोग हैं, चीजें हैं, तथा नेचुरल जो भी चीजें हमारे सराउंड करती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, वो एनवायरनमेंट है। हमारे आसपास के लोग हैं, चाहे चीजें हैं, चाहे पेड़ पौधे, ये सारी चीजें। तो यह नेचुरल तथा ह्यूमन मैन फिनोमिनन का एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि कुछ चीजें नेचर के द्वारा क्रिएटेड है, कुछ चीजें ह्यूमन मेड है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन। अब नेचुरल एनवायरनमेंट में के 2 भाग हैं। पहला है बायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग वर्ल्ड, है ना, जितने भी जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, है ना, तो एनिमल्स भी इंक्लूडिंग एनिमल्स, ये सभी कहलाते हैं बायोटिक, यानी कि लिविंग पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। और नेचुरल एनवायरनमेंट के भाग हैं ये, है ना, बायोटिक एंड एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। इसमें जो है वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि जिनमें लाइफ नहीं, जैसे कि लैंड हो गया, है ना, और मिनरल्स हो गए, है ना, ये सारे नॉन लिविंग हैं। और ये नेचुरल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स है, बायोटिक एंड एबायोटिक। इसको मैंने यहाँ शो किया है। तो कंपोनेंट्स है, फर्स्ट दिस कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में 3 है, जैसे कि एटमॉस्फेयर है, यानी कि एयर दैट सराउंड्स अस। दूसरा है लिथोस्फीयर, मतलब लैंड एरिया जो हमको सराउंड करता है। लिथो मतलब रॉक, रॉक का लैंड का एरिया जो हमको सराउंड करता है वो हो गया। तीसरा हो गया लिविंग थिंग्स की जितनी भी लेयर, उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। बायो मतलब लाइफ, बायोस्फीयर मतलब वो एरिया जहाँ पर लाइफ रहता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल। इसके बाद जो हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रो मतलब होता है वाटर। वाटर का जो एरिया है, जो कि मोर देन 70% ऑन अर्थ इज वाटर, तो वो है एक भाग है इसका, किसका? नेचुरल इन्वायरमेंट का। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट में जो नेचुरल एनवायरमेंट है उसके ये पार्ट्स बता रहा हूँ मैं। इसके इसके अलावा दूसरा भाग है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, है ना, इसके अलावा ब्रिजेज हो गए, या पार्क्स हो गए, या इंडस्ट्रीज हो गई, जो भी इंसान के द्वारा क्रिएटेड है, ह्यूमन मेड है, वो कहलाते हैं ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। अब तीसरा होता है ह्यूमन इटसेल्फ एज कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन कौन कौन सा? जैसे कि इंडिविजुअल आ गए, पर्सन टू पर्सन, है ना, इसके अलावा फैमिली आ गई, कम्युनिटी आ गई, और रिलीजियस ग्रुप्स बनाए जो, और पॉलिटिकल सिचुएशन से जो ऑर्गेनाइजेशन लोगों ने बनाए, ये कहलाते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट में। तो 3 कंपोनेंट में से नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन इटसेल्फ। नेक्स्ट ये है कि इन्वायरमेंट जो है फ्रेंच वर्ड एनविरोनर से, एनविरोनर से बना है,
जिसका मतलब होता है नेबरहुड। नेबरहुड यानी आपके आसपास का इलाका, आपके आसपास जो भी है वो आपका इन्वायरमेंट है। अब नेचर इन्वायरमेंट में क्या क्या शामिल है, जैसे कि लैंड, पहले बता चुका हूँ, लैंड, वाटर, एयर, है ना, प्लांट्स तथा एनिमल। इनको मैं लैंड को लिथोस्फीयर, वाटर को हाइड्रोस्फीयर, एनिमल तथा प्लांट्स को बायोस्फीयर, है ना, और एयर को एटमोस्फीयर, ये जो है लिविंग इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। अब लिथोस्फीयर के बारे में थोड़ा सा पढ़ें। लिथ का मतलब होता है रॉक, स्फीयर मतलब एरिया या जोन। तो सॉलिड क्रस्ट, अर्थ के ऊपर जो सॉलिड एरिया है ना, हार्ड एरिया जो है, टॉप लेयर है जो कि रॉक तथा मिनरल से बनी है, ये सॉलिड और थिन लेयर है, नॉट वेरी थिक, थिन है, लेकिन ये बहुत उपयोगी क्योंकि इसके ऊपर क्रॉप्स उगती हैं, है ना, तो ये जो है कहलाती है लिथोस्फीयर। इस लेयर में ही माउंटेन है, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, वैलीज हैं, है ना, ये आपको पता है, माउंटेन्स बहुत हाई होते हैं, ठीक है, और हिल उनसे छोटा, और हिलाक और भी छोटा। प्लेट्यूज ये टेबल लैंड, है ना, टेबल जैसा लैंड जो कि माउंटेन जैसा हाई नहीं होता लेकिन ऊपर फ्लैट होता है, इसमें मिनरल्स ज्यादा मिलते हैं, उसको प्लेट्यूज बोलते हैं। प्लेन्स एकदम फ्लैट एरिया, काफी लंबा स्ट्रेच होता है, उसको प्लेन्स बोलते हैं। वैलीज मतलब रिवर के दोनों साइड का इलाका, जहाँ वाटर कैचमेंट इलाका भी होता है रिवर का, वो कहलाता है वैलीज। तो ये सारे क्या है, ये लिथोस्फीयर में स्थित है ये, ठीक है, इस लेयर में, लिथोस्फीयर में ये स्थित होते हैं। अब लैंड फॉर्म्स, कंटिनेंट तथा ओशन फ्लोर भी इसी इसमें पाए जाते हैं। जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं, मैंने बताया ना, प्लेन, प्लेट्यूज, ये सारी चीजें, और कॉन्टिनेंट्स आपको पता है जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, और ओशन का फ्लोर जो है, बॉटम ऑफ द ओशन, वो भी लिथोस्फीयर का ही पार्ट माना जाता है। अब पढ़ते हैं, लिथोस्फीयर से हमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और बहुत सी और यूजेस के लिए जो है लैंड मिलती है, और ह्यूमन सेटलमेंट्स मिलते हैं। सेटलमेंट जहाँ पर ह्यूमन अपना परमानेंटली रहते हैं उसको सेटलमेंट कहते हैं। तो इसके अलावा मिनरल भी यहीं से मिलते हैं, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में जो है उसको मिनरल से निकाला जाता है इसको। और दूसरा है डोमेन ऑफ वाटर। डोमेन मतलब कह सकते हैं एरिया, तो वो एरिया जहाँ पे वाटर मिलता है उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज होती है, जैसे रिवर्स हो गया, ओशन हो गया, लेक्स हो गया, है ना, ये सारी वाटर बॉडीज हैं, मतलब जहाँ से हमको वाटर मिलता है, तो ये सारे इस डोमेन में आते हैं, हाइड्रोस्फीयर। अब इसमें डोमेन ऑफ इन्वायरमेंट में मैंने आपको ड्रॉ किया हुआ यहाँ पर फिगर को रफली। तो इसमें क्या है, डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के एरिया तो है, एक हो गया बायोस्फीयर जहाँ लाइफ मिलता है, एनिमल एंड प्लांट बोथ। एटमोस्फियर मतलब एरिया कवर, ब्लैंकेट ऑफ द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फियर। एटमोस्फियर मतलब एयर जोन जो है ना। इसके अलावा लिथोस्फियर, लिथोस्फियर द हार्ड सरफेस ऑफ द अर्थ दैट इज कॉल्ड लिथोस्फियर। एंड हियर हाइड्रोस्फियर मीन वाटर एरिया, 70% ऑफ द अर्थ इज वाटर एरिया, सो इट इज कॉल्ड लिथोस्फियर। तो ये जो है इंपॉर्टेंट काफी पार्ट्स जो है अर्थ के रहे हैं। अब इसमें एटमोस्फियर के बारे में आते हैं। तो एटमोस्फियर मतलब ऐसा एरिया अर्थ का जहाँ की क्या मिलता है, एयर मिलता है ना, ये एयर की थिन लेयर जो है अर्थ के ऊपर है, जो अर्थ को सराउंड करती है ना, और अर्थ के ग्रेविटेशनल जो है फोर्स से एयर के लेयर को खींच रखा है अर्थ ने, इसलिए एक अर्थ के चारों ओर है ये, और दूर नहीं जाती अर्थ से, है ना। तो ये हमें हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं सन की, उनको रोकती है। इनमें ओजोन लेयर जो है ये हमको हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनसे बचाती है, नहीं तो वो सीधे अर्थ पे आएंगी तो कैंसरस होती हैं, तो उसको रोकती हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टेम्परेचर को माइल्ड करती है, नहीं तो बहुत ज्यादा बहुत गर्म ठंड होने लगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कई गैसेस, तो ये बहुत उपयोगी है ना। तेज गर्मी से बचाती है, तेज सर्दी से। इनमें बहुत सी गैसेस शामिल होती हैं। एयर इज मिक्सचर, एटमोस्फेयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेन तीन है। तो इन जो गैसेज हैं ये मौसम परिवर्तन यानी कि वेदर चेंज और क्लाइमेटिक परिवर्तन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब प्लांट तथा एनिमल किंगडम दोनों को मिलाकर बायोस्फीयर कहते हैं, है ना, बायो मतलब लाइफ, ये लिविंग वर्ल्ड जिसको कहते हैं। यह अर्थ के पास एक नैरो जोन है जहाँ पर तीनों एरिया मिलते हैं, लैंड, वाटर एंड एयर, वहाँ पर बायोस्फीयर, बायोस्फीयर बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर लाइफ के लिए जो तीन चीजें जरूरी होती हैं, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, है ना? तो ये चीजें मिलती हैं कहाँ पर,
बायोस्फीयर वाले जोन में, तीनों आके इंटरेक्ट करके तीनों आके मिलती हैं, इसीलिए लाइफ पॉसिबल है बायोस्फीयर वाले जोन में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जोन माना जाता है ना। अब है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इकोसिस्टम वो सिस्टम है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक दूसरे के इंटरेक्शन करने से बनता है, एक दूसरे से कुछ ना कुछ उनका संबंध होता है, इंटरेक्ट करते हैं वो, उससे बनता है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट से ये फिजिकल तथा केमिकल दोनों फैक्टर के साथ, जिसमें वह रहते हैं, के साथ भी इंटरेक्शन होता है। अब फिजिकल एनवायरनमेंट में को नेचुरल एनवायरनमेंट भी कहते हैं ना। तो जैसे नेचुरल एनवायरनमेंट जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, ये सारी चीजें जैसे पेड़ पौधे, ये सारी चीजें फिजिकल एनवायरनमेंट है। नेचुरल एनवायरनमेंट उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ कोई ना कोई उनका संबंध होता है। तो ये एनर्जी के ट्रांसफर तथा मटेरियल के ट्रांसफर द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। एनर्जी जैसे प्लांट्स को खाया एनिमल्स ने, तो एनर्जी प्लांट्स से, सन से एनर्जी प्लांट्स में स्टोर हुई, प्लांट्स को खाया तो हर्बीवोर्स में हुई, हर्बीवोर्स को मीट ईटर्स ने, कार्निवर्स ने खाया तो कार्निवर्स में। तो एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है, यानी एक दूसरे से वो जुड़े हैं किसी न किसी रूप में, क्योंकि एक नहीं रहेगा तो दूसरे का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इकोसिस्टम के, लार्ज रेन फॉरेस्ट हैं जो भी अमेजन वगैरह के, है ना। ये इसके अलावा ग्रास लैंड इकोसिस्टम हो गया, डेजर्ट, माउंटेन, है ना, लेक, रिवर, ओशन, इन सभी में और पॉन्ड्स तक में इकोसिस्टम होता है। वहाँ के जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का आपस में इंटरेक्शन, आपस में कोई ना कोई संबंध होता है। अब पढ़ते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो आवश्यकताएं शुरुआत में क्या थी, हमारी आवश्यकताएं बहुत कम थी, लेकिन बढ़ने लगी, और बढ़ने लगी और साथ में विविधता भी बढ़ने लगी, यानी कई प्रकार की आवश्यकताएं होने लगी। तो इससे मनुष्य इन्वायरमेंट को ज्यादा यूज करने लगा, ओवर यूज होने लगा इसका, और नए तरीके उसने सीखे इन्वायरमेंट को यूज करने के लिए, है ना। पशुपालन जैसे नई, जब जीवन की शुरुआत के बाद जब धीरे धीरे मनुष्य एक जगह रहने लगा, तो पशुपालन शुरू किया उसने, फसलें उगाना शुरू किया, स्थायी जीवन की शुरुआत हुई, है ना। फिर पहिए का आविष्कार हुआ, इसके अतिरिक्त फूड प्रोडक्शन हुआ, फिर बार्टर सिस्टम आया। बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें खरीद फरोख्त में, है ना, बाइंग एंड सेलिंग में क्या होता है, पैसे की, मनी की बजाय चीजों का आदान प्रदान होता है। जैसे मान लीजिए मैं आइसक्रीम वाले से, फॉर एग्जाम्पल इन विलेजेस, आइसक्रीम वाले से, वेंडर से मैं आइसक्रीम खरीदता हूँ, और पैसे के बजाय उसको मैंने 1 किलो गेहूं दे दिया, या वाट एवर इज द केस, तो उसमें क्या होता है कि इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। अभी भी रिमोट एरिया में बहुत कम ये देखने में आता है। तो बार्टर सिस्टम बना, इसके बाद फसलें उगाने लगे, है ना, फिर परमानेंट रहने लगे, फिर व्यापार शुरू हुआ, फिर व्यापार बढ़ता गया, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ। रेवोल्यूशन से मतलब है लार्ज स्केल में चीजों का प्रोडक्शन होने लगा, तो उनका बेचना और खरीदना आसान हो गया, प्राइजेस कम हो गई, ठीक है। फिर प्रोडक्शन बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन, आने जाने की सुविधा बढ़ी, फिर कम्युनिकेशन, यानी एक दूसरे से बातचीत करने के लिए टेलीफोन, मोबाइल, ये सब चीजें बढ़ी। तो ये सारी चीजें जो है डेवलप होती गई, और आसानी से हो गई, और स्पीडी हो गई, इनकी जो गति है काफी तेज हो गई। तो ये पूरी दुनिया में फैल गया। तो ये एक तरह से ह्यूमन का इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन रहा, और जो असर डाल रहा है, और ह्यूमन इन्वायरमेंट को काफी नुकसान पहुंचा रहा है, और क्लाइमेट चेंज जैसे चीजें हमें देखने मिल रही हैं, जो कि हमारे पूरे एग्जिस्टेंस के लिए खतरा लग रहे हैं। ह्यूमन बींग्स के पूरे के ऊपर एग्जिस्टेंस जो है वो ही डेंजर में पड़ता जा रहा है। और इसीलिए हर ईयर 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, ताकि बच्चों को या बड़ों को, सभी को हम रिमाइंड कर सकें, या उनको बता सकें कि इन्वायरमेंट का क्या महत्व है, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन्वायरमेंट से इसी तरह से खेलते रहे, तो एक दिन हमारा अस्तित्व अर्थ पर बहुत खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हमें अर्थ को, इन्वायरमेंट को, अपनी सराउंडिंग को प्रोटेक्ट करना है। थैंक यू सो मच।